नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर असमंजस बरकरार है। अशोक गहलोत इस रेस से बाहर होते दिख रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपना पर्चा वापस नहीं लिया है, लेकिन आला कमान की नाखुशी साफ झलक रही है। आज खबर आई है कि राजस्थान में कुछ विधायकों पर कार्रवाई होगी। गहलोत पर फैसला अब विधायक दल ही करेंगे। सोनिया गांधी तय करेंगी गहलोत रेस में है या नहीं। कांग्रेस आला कमान गहलोत से नाखुश हैं और पवन बंसल के पीछे भी 10 जनपद का इशारा है। हालांकि पवन बंसल ने एनडीटीवी इंडिया से बात करके इस बात के लिए मना किया है कि वो इस दौड़ में हैं। और शशि थरूर भी रेस में हैं। आज सचिन पायलट, आपको बता दें कि दिल्ली लौट आए हैं। लौटने पर उन्होंने कुछ कहा नहीं है, तो कांग्रेस खेमे में गहमागहमी तेजी से बढ़ रही है। सीधे आपको हम लिए चलते हैं। पहले सचिन पायलट के घर के बाहर हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मौजूद हैं। हिमांशु, कल तक हम अशोक गहलोत पर निगाहें थी कि वो क्या कदम अगला उठाते हैं, लेकिन आज जिस तरह से सचिन पायलट दिल्ली वापस आए हैं, क्या कुछ कहा है उन्होंने या क्या सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है? देखिए, करीब 4 बजे सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे और एयरपोर्ट से वो सीधे अपने घर 5 कैनिंग लेन पर पहुंचे हैं। मेरे पीछे ठीक जो गेट है, ये उनका एंट्री गेट है, सचिन पायलट का जो निवास है दिल्ली में। और इस 5 कैनिंग लोन पे मीडिया का एक बहुत बड़ा जमावड़ा यहाँ पर है। सबको इंतज़ार है, रिपोर्टर्स कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे रिपोर्टर अंदर भी रिसेप्शन पर बैठे हैं, जहाँ उन्हें बैठने की इजाज़त दी गई है। लेकिन अभी तक सचिन पायलट ने किसी भी रिपोर्टर से कोई मुलाकात नहीं की है। इतना ज़रूर है कि दिल्ली आने से ठीक पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था निधि, और इसमें उन्होंने कहा था कि ये खबर जो एक न्यूज़ एजेंसी में चलाई गई थी कि सचिन पायलट ने कांग्रेस हाईकमान से कहा है कि अशोक गहलोत अगर कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना होगा। ये खबर सरासर गलत है। ये बात उन्होंने ट्वीट करके कही है और ये कहा है कि आई एम अफ्रेड दिस इज द फॉल्स न्यूज़ बीइंग रिपोर्टेड। ये एकमात्र बयान है जो ट्वीट के जरिए सचिन पायलट ने सार्वजनिक तौर पर आज दिया है। इसके अलावा फिलहाल जो असमंजस की स्थिति है कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर, वो फिलहाल बरकरार है। हालांकि मधुसूदन मिस्त्री जो कांग्रेस में राष्ट्रपति के जो चुनाव हो रहे हैं उस पूरी प्रक्रिया के इंचार्ज हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद एनडीटीवी से ये कहा है कि अब तक 2 नेताओं ने अभी तक नामांकन पेपर्स लिए हैं। शशि थरूर ने 7 पेपर्स लिए हैं नॉमिनेशन के, जबकि 2 पवन बंसल ने लिए हैं। लेकिन अभी कंफर्म सिर्फ इतना है कि शशि थरूर 30 तारीख को सुबह 11 बजे अपना नामांकन पेपर भरेंगे। ये जानकारी शशि थरूर ने मधुसूदन मिस्त्री को दी है। दूसरी बात, जहां तक पवन बंसल का सवाल है, सार्वजनिक तौर पर वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि वो इस रेस में नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर नॉमिनेशन पेपर्स पवन बंसल ने लिए हैं तो क्या वो खुद वो भरना चाहते हैं या फिर किसी और नेता को वो नॉमिनेशन पेपर्स दिया जाएगा। अभी तस्वीर साफ नहीं है। जो असमंजस है वो अब भी बरकरार है। निधि, बिल्कुल हिमांशु, आप इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका। और इसी मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए श्रवण गर्ग, वरिष्ठ पत्रकार, मौजूद है। श्रवण जी, आपका इस समय क्या आंकलन, क्योंकि कल तक हम अशोक गहलोत की चर्चा कर रहे थे अध्यक्ष पद को लेकर। हमने देखा कि राजस्थान में जयपुर में रविवार रात क्या हुआ, और अब सचिन पायलट पर भी नजर है और ये भी नजर है कि जो अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं। आपका इस समय क्या आंकलन? देखिए, इसमें सचिन पायलट का कोई रोल बचा नहीं है। सचिन पायलट को कुछ भी नहीं करना है। जो भी करना है वो सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को करना है या गांधी परिवार को करना है। पूरे के पूरे चुनाव की जो विश्वसनीयता है उसको राजस्थान के विधायकों ने गहलोत साहब के मार्गदर्शन में कटघरे में खड़ा कर दिया है। और ये कांग्रेस के इतिहास में, 137 सालों के इतिहास में शायद इस तरह का घटनाक्रम पहली बार हुआ है कि जो बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति था, जो जिसके जिम्मे पूरी की पूरी कांग्रेस सौंपी जाने वाली थी, गांधी परिवार ने जिस पर पूरा का पूरा दाव लगा रखा था, उसके उन्होंने अपने समर्थकों के साथ इस तरह का कार्य किया है। ये 84 में जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या उनके सुरक्षा गार्डों द्वारा की गई थी, ये कुछ कुछ उस तरह का है कि जिन पर बहुत यकीन था कि वो कांग्रेस की सुरक्षा करेंगे
कांग्रेस की हिफाजत करेंगे, उन्होंने इस कांग्रेस के साथ इस तरह का व्यवहार किया और पूरे के पूरे विपक्षी एकता के प्रयासों को ये इस तरह का जबरदस्त धक्का पहुंचाया। अब आगे क्या कर सकते हैं जी? आला कमान ऐसे में या कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ऐसे में क्या कर सकते हैं? इसमें कांग्रेस के पास अब करने को बहुत कुछ है। वो जो हम कह रहे हैं कि कांग्रेस के सामने ये मौका है अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाने का, अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाने का, तो कांग्रेस दिखाए। वो इन सब जो विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफे दिए उनके इस्तीफे मंजूर कर ले और बताया कि उसको चिंता नहीं है, उसको अनुशासन के मामले में वो किसी की परवाह नहीं करती है। कांग्रेस दिखाए कि वो एक नए उम्मीदवार को अध्यक्ष पद के लिए खड़ा कर रही है और उसको जितवाएगी और किसी भी स्थिति में इस चुनाव को टालना नहीं चाहिए। मतलब जो राजस्थान में हुआ उसको बहाना बनाकर अध्यक्ष पद के चुनाव को नहीं टाला जाना चाहिए। मेरा यह मानना है निधि कि सचिन अब कुछ नहीं कर सकते। सचिन को केवल अब राजस्थान से विड्रॉ कर लेना चाहिए। वो इसलिए विड्रॉ कर लेना चाहिए कि गहलोत अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उनको विधायकों का समर्थन प्राप्त है। जब तक वो स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बिल्कुल, ये तो इसलिए जी आपने ये बहुत अहम बात कह दी कि कांग्रेस आला कमान को एक ठोस फैसला लेना है। जो भी कदम उठाने कांग्रेस आला कमान को अब सख्ती से उठाने होंगे और सचिन को भी अब आगे कुछ नहीं करना है क्योंकि राजस्थान में एक सरकार बनी हुई है। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आपने ये बातें कही, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लगातार नज़र बनी रहेगी कि अब कांग्रेस खेमे में किस तरह से गतिविधियां आगे बढ़ती हैं। बहरहाल आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम आज शुरुआत ही राजनीतिक खबरों से कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र से जुड़ी खबर जो एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के बीच सनातनी है, उसी को लेकर एक बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे गुट को एक बड़ा झटका लगा है। आज 5 जजों की संविधान पीठ का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से। चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग की कार्रवाई चलती रहेगी। असली शिवसेना कौन है, इस पर फैसला शिंदे, आपको बता दें शिंदे के शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर दावा किया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग की कार्रवाई पर कोई रोक नहीं है। उद्धव ठाकरे ग्रुप की अर्जी खारिज हुई है और इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी के पास चलेंगे, आशीष भार्गव के पास। लेकिन आइए पहले सुन लेते हैं प्रभास बजाज जो कि शिंदे गुट के वकील हैं, उनका क्या कहना है। एकनाथ शिंदे जी और उनके एमएलए जो सपोर्टिंग एमएलए हैं उनके आर्गुमेंट्स को एक्सेप्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है और ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि इलेक्शन कमीशन अब प्रोसीड करेगा इस कार्रवाई के साथ और ये बताएगा कि कौन सी ग्रुप के पास वो मेजॉरिटी है कि वो अपने आप को शिवसेना कहला सकते हैं। बिल्कुल, और इस पर अधिक जानकारी के लिए चलते अपने सहयोगी आशीष भार्गव के पास। जी बिल्कुल, देखिए हुआ ये था जब दोनों गुटों के बीच में कानूनी लड़ाई शुरू हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट आ गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ग्रुप की सदस्यों की अयोग्यता पर फैसला लेने से रोक दिया था। तो एकनाथ शिंदे इस मामले को लेकर चुनाव आयोग गए थे और उन्होंने सिंबल पर अपना दावा कर दिया था, ये कहते हुए कि शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है वो उनके पास आना चाहिए क्योंकि असली शिवसेना वो है। इधर चुनाव आयोग ने ठाकरे ग्रुप को नोटिस जारी कर दिया था, जवाब मांगा था, लेकिन उद्धव ठाकरे ग्रुप सुप्रीम कोर्ट आ गया था और ये सवाल रखा था कि इस पर रोक लगाई जाए क्योंकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और ऐसे में चुनाव आयोग आगे नहीं बढ़ सकता है। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए ठाकरे ग्रुप को इस मामले को चुनाव आयोग को रोक दिया था कि वो इसमें कोई फैसला ना दे। इसके बाद 23 अगस्त को एक बड़ा फैसला आया और इस पूरे मामले को 5 जजों के संविधान पीठ में भेज दिया गया। लेकिन जब ये बताया गया कि चुनाव आयोग का मामला भी पड़ा हुआ है तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 जजों का संविधान पीठ ही तय करेगा कि चुनाव आयोग इस मामले में आगे बढ़े या ना बढ़े, क्योंकि ये बहुत बड़ी लड़ाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव चिन्ह किसके पास जाएगा, इसका मतलब असली शिवसेना वही है। तो सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे को नोटिस जारी था, उद्धव ठाकरे ग्रुप ने कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट इसे रोके और आज करीब 5 घंटे से ज्यादा ये सुनवाई चली है जिसमें तमाम तर्क कपिल
प्रिंसिपल अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दिए गए हैं, ठाकरे ग्रुप की तरफ से। और इधर जो मनिंदर सिंह अपीयर हुए, नीरज किशन कौल अपीयर हुए, अरविंद दातार चुनाव आयोग की तरफ से अपीयर हुए। उन्होंने कहा कि इसका कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा है कि वो एक संवैधानिक प्राधिकरण है और उसके पास एक स्वतंत्र शक्ति है, स्पीकर से अलग ये मामला है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। और उसने पहले भी चुनाव चिन्ह को लेकर बहुत सारे फैसले दिए हैं। ऐसे में 5 जजों के पीठ ने सारा मामला सुना है और इसके सीधे सीधे मायने हैं कि चुनाव आयोग अब ये तय करेगा कि असली शिवसेना कौन सी है, शिंदे ग्रुप या ठाकरे ग्रुप। वहां पर जो कार्रवाई पर रोक थी वो कार्रवाई अब चलती रहेगी। कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका उद्धव ठाकरे ग्रुप के लिए निश्चित तौर पर यह है, जोरदार झटका ये है, क्योंकि इसके जो मायने हैं वो राजनीतिक रूप से बहुत बड़े मायने हो जाते हैं। जब आपके पास से पहले विधायक चले गए, उसके बाद आप सीएम की कुर्सी आपके हाथ से चली गई और अब चुनाव चिन्ह, जो एक पार्टी का चुनाव चिन्ह, शिवसेना का चुनाव चिन्ह जो है धनुष और बाण, उसके जाने के भी आसार बन गए हैं। तो काफी अहम ऐसे मोड़ पर है जब कानूनी लड़ाई, एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई, संविधान पीठ के सामने कानूनी लड़ाई उद्धव ठाकरे ग्रुप हार गया है। और आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के लिए आज ऐतिहासिक दिन था जब आज संवैधानिक मामलों की सुनवाई का जो सीधा प्रसारण हुआ है। शिवसेना के उद्धव और शिंदे गुट की जो एक कानूनी लड़ाई थी उसको लोगों ने देखा लाइव। पिछले हफ्ते सीजेआई यूयू ललित की अगुवाई में फुल कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग करने का फैसला सुनाया था। दरअसल 26 सितंबर 2018 को कानून के एक छात्र ने इसको लेकर याचिका दायर की थी और अपना फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा था कि ये खुलापन सूर्य की रोशनी की तरह जो सर्वश्रेष्ठ कीटाणुनाशक है। और आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई बात यह है कि आपको दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। उपराज्यपाल के खिलाफ विवादित पोस्ट हटाने के आदेश दिए गए हैं। राज्यपाल वीके सक्सेना ने लगाई थी हाईकोर्ट में अर्जी। मानहानि कारक बयानबाजी के आरोप से रोक की मांग की गई थी और आप नेता संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, आतिशी के खिलाफ मानहानि का केस किया था। आप नेताओं ने एलजी पर लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप। और पंजाब से ही जुड़ी हुई खबर यह है कि पंजाब विधानसभा में आज भगवंत मान की सरकार ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया। विधानसभा सत्र भी 3 अक्टूबर तक बढ़ाया गया है और इस बार पराली और दूसरे मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाया गया था सत्र। पहले विश्वास प्रस्ताव के लिए सत्र नहीं मिली थी इसकी इजाजत, राज्यपाल ने नहीं दी थी इसकी अनुमति। तो आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं और अब उत्तर प्रदेश से खबर है। उत्तर प्रदेश के औरैया में एक अनुसूचित जाति के छात्र की शिक्षक ने ऐसी बेरहमी से पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। छात्र की मौत के बाद परिजनों और भीम आर्मी के उग्र प्रदर्शन और आगजनी की गई। पुलिस के बहुत समझाने के बाद परिजनों ने छात्र के शव का अंतिम संस्कार किया है। इस पर एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें यूपी के औरैया की हैं, जहां पुलिस की जीप जला दी गई और उस पर पथराव किया गया। बिल्डिंग से उतर के बाहर आ जाइए, ये अभी पूरी चली नहीं है, इसमें ब्लास्ट हो सकता है, आप नीचे आ जाइए। ये हिंसा 10वीं में पढ़ने वाले 15 साल के अनुसूचित जाति के एक छात्र निखिल की मौत के बाद भड़की। निखिल के पिता का आरोप है कि 2 हफ्ते पहले निखिल को ऊंची जाति के शिक्षक अश्वनी सिंह ने बुरी तरह लाठी डंडे से पीटा। निखिल का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने परीक्षा में कुछ जवाब गलत कर दिए थे। निखिल औरैया के एक प्राइवेट स्कूल आदर्श इंटर कॉलेज में पढ़ता था। पिटाई से निखिल बेहोश हो गया था और 2 हफ्ते सैफई के अस्पताल में इलाज के बाद सोमवार को उसकी मौत हो गई। मृत छात्र के पिता के मुताबिक आरोपी शिक्षक ने पूरा मामला दबाने और छात्र के इलाज के लिए पहले 20,000 फिर 30,000 रुपए दिए और बाद में आरोपी शिक्षक गायब हो गया। हमला जो मास्टर ने मारा था उसी में इलाज चल रहा है। कब मारा था मास्टर ने? करीब मारा 13 तारीख को लगा। 13 तारीख को। फिर उसके बाद कहाँ ले गए? उसके बाद यहाँ दिखाया था इटावा। फिर यहाँ ले गए लखनऊ।
रखने के बाद फिर यहाँ दे आए कहाँ पे? चापा। मौत कब हुई? मौत आज रात में हुई। इस पूरे मामले को लेकर सोमवार रात भीम आर्मी के सदस्य स्कूल के सामने छात्र का शव रखकर प्रदर्शन करने लगे। धीरे धीरे प्रदर्शन उग्र हो गया। स्थानीय जो कुछ आक्रोशित लोगों द्वारा जो है इसको प्रोटेस्ट करने की कोशिश की गई थी, उसमें कुछ असामाजिक अराजक तत्व लोगों ने आके शांति व्यवस्था माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी और उसमें तत्काल प्रशासन और पुलिस अधिकारी पहुंच के उसको हैंडल किए और पीसफुली जो है वहां पे चीजें रही है। पुलिस के काफी समझाने बुझाने के बाद बड़ी मुश्किल से परिवार ने छात्र का अंतिम संस्कार किया। इन तस्वीरों में निखिल की मां औरैया की एसपी से मिलकर रोते हुए नजर आ रही हैं। अरेस्ट करने का 6 जगह दबिश दे चुकी हूँ। आपने बताया उसकी औरत को ले आओ, उसकी औरत उसके साथ फरार है। अगर आप चाहती हैं कि आप मेरे साथ बैठ के अरेस्टिंग करेंगे, आप मेरे साथ चलिए। आपको लगेगा कि मैं 24 घंटे से सोई नहीं हूँ, आप नहीं सोए हैं। आपका जब तक कष्ट आपका कष्ट है, हम जान रहे हैं उस कष्ट को। आप मेरी बात सुन लीजिए। मेरा आपसे साधारण अनुरोध है कि बच्चे को और कष्ट ना दिया जाए और कृपा करके इस मिट्टी को ले जाए और आप सभी उसमें सहयोग करें। मेरी हाथ जोड़ के आपसे करबद्ध विनती है कि कृपया इसमें प्रतिभाग करें और बच्चे की अंतिम रैली है, आप इसको समझिए। इसकी अंतिम घड़ी क्या इतनी कष्टदायक होनी चाहिए? इस पूरे मामले में पुलिस का रोल अच्छा रहा, खासकर जो औरैया की एसपी हैं चारू निगम, उन्होंने परिवार के साथ काफी संवेदनशील तरीके से बात की। यही वजह है कि परिवार ने भी पुलिस प्रशासन की बात मानी है। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ हत्या का तो मुकदमा दर्ज ही किया है, साथ में उसमें SC/ST की धाराएं भी लगाई। औरैया में सहयोगी अरशद जमाल के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और देश की बात में आगे है, 7 राज्यों के कई शहरों में PFI पर बढ़ते छापे। अब तक करीब 250 कार्यकर्ता गिरफ्तार। दिल्ली में ही 30 हिरासत में लिए गए। तो देश की बात में अब PFI पर लगातार कसते शिकंजे की। छापे आज भी जारी रहे। 7 राज्यों के शहरों में छापे पड़े हैं। राज्य पुलिस मार रही है ये छापे। अब तक करीब 250 कार्यकर्ता या तो गिरफ्तार किए गए हैं या हिरासत में ले लिए गए हैं। दिल्ली में 30 PFI के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। उत्तर प्रदेश से 44 लोग हिरासत में लिए गए। कर्नाटक में अलग अलग शहरों से 72 लोग हिरासत में, महाराष्ट्र में 43 और असम से 25 पर कार्रवाई हुई है। मध्य प्रदेश में 30, गुजरात में 15 हिरासत में लिए गए और बढ़ सकती है हिरासत में लिए लोगों की संख्या। और इस पर अधिक जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी नीता शर्मा। PFI की दूसरे दौर की जो रेड्स हैं वो आज चल रही हैं। 200 से ज्यादा लोग जो हैं आज गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये कार्रवाई बताया जा रहा है कि जो पहले लेवल की कार्रवाई थी तब भी की जानी थी, लेकिन क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर कई जगहों पे प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए कुछ लोग जो हैं वो सेकेंड राउंड ऑफ कार्रवाई के लिए छोड़ दिए गए थे। इनपुट्स जो हैं वो NIA ने लोकल पुलिस द्वारा से भी शेयर किए हैं। आज जो कार्रवाई है उसमें उत्तर प्रदेश में 44 लोग, कर्नाटक में 72 लोग, असम में 20 लोग, दिल्ली में 32 लोग, गुजरात में 15, महाराष्ट्र में 43 और मध्य प्रदेश में 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये जो लोग हैं ये PFI से जुड़े हुए थे। हालांकि इन सभी लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें गुडविल बॉन्ड साइन करवाकर छोड़ दिया जाएगा। अगर उनके खिलाफ कोई पहले से ही केस होगा तो उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन ये एक बड़ी लेवल पर कार्रवाई हो रही है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और स्टेट अथॉरिटीज ने लैटरली जो है वो कार्रवाई की थी और 106 लोगों को गिरफ्तार किया था। 106 में से 45 लोग जो थे वो NIA ने गिरफ्तार किए थे, जिनमें 5 नए केसेस जो हैं वो रजिस्टर किए गए थे। मुख्य तौर पर 3 चीजों पर ये जो गिरफ्तारी है वो हुई थी। पहली ये कि जो भी टेरर रिलेटेड केसेस हैं जो पिछले कुछ महीनों में सामने आए हैं उनमें PFI का रोल सामने आया है, और दूसरा
यूथ को रेडिकलाइज करने का जो प्रोस्क्राइब्ड संगठन है, जो बैंड संगठन है, उनके साथ पीएफआई का सेंट्रल एजेंसीज का मानना है कि वो नौजवानों को जोड़ रही है। और तीसरी, हथियारों की ट्रेनिंग देना। हालांकि पीएफआई का कहना है कि वो लीथल जो ट्रेनिंग है वो नहीं दे रही है, वो नॉन लीथल ट्रेनिंग दे रही है, जैसे कि मार्शल आर्ट्स, जैसे कि लाठी से। हालांकि सेंट्रल एजेंसी से कहना है कि जो एक हेल्दी नौजुवक होगा, अगर वो मार्शल आर्ट ट्रेन्ड होगा तो वो लीथली जो है बहुत ही डेंजरस होगा। इसीलिए करके ये मल्टीलैटरली, मल्टी एजेंसी के लेवल पर ये आज कार्रवाई हो रही है। सभी लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, कुछ लोगों से बॉन्ड जो है वो साइन करवाकर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन एक बड़ी बात उभर कर ये सामने आ रही है कि यूएपी के तहत क्या पीएफआई को बैन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। पहले भी इस तरह का एक प्रपोजल 2020 में गया था नॉर्थ ब्लॉक केंद्रीय गृह मंत्रालय, लेकिन तब ये माना गया था कि पीएफआई के खिलाफ सबूत नहीं थे। लेकिन अब एनआईए का दावा है कि उनके पास कुछ सबूत हैं। अब जो लीगल कार्रवाई है, जो लीगल ओपिनियन है, वो लिया जा रहा है ताकि पीएफआई के तहत, जो पीएफआई के खिलाफ जो है वो यूएपी की कार्रवाई जो है वो की जा सके। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इसी से जुड़ी जानकारी कि पूरी दिल्ली से अब तक 30 लोग गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली की जामिया विश्वविद्यालय में नोटिस दिया गया है। नोटिस के मुताबिक पूरे जामिया नगर ओखला में धारा 144 लगा दी गई है, जिस वजह से अगले 60 दिन तक जामिया के किसी छात्र, शिक्षक, नॉन टीचिंग स्टाफ को किसी प्रकार के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। जामिया नगर में अर्धसैनिक बलों के जवान कर रहे हैं गश्त। और आपको इसी में आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र से खबर बताते हैं। एनआईए के साथ ही महाराष्ट्र एटीएस और स्थानीय पुलिस ने भी पीएफआई पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। मंगलवार की सुबह राज्य भर में चले ऑपरेशन में पीएफआई से जुड़े 40 से के करीब लोगों को हिरासत में लिया गया है। इससे पहले महाराष्ट्र एटीएस 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के बाद अब महाराष्ट्र पुलिस ने भी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 27 सितंबर की सुबह राज्य के अलग अलग हिस्सों में एक साथ छापा मारकर 40 के करीब लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें पीएफआई के पदाधिकारियों से लेकर पीएफआई से जुड़े एसडीपीआई जैसे दूसरे संगठनों के लोग भी शामिल हैं। ठाणे से गिरफ्तार फरदीन पैकर के बड़े भाई ने बताया कि उनका भाई एसडीपीआई से जुड़ा था, जो पीएफआई की राजनीतिक शाखा है। किस लिए अरेस्ट किए हैं या क्या भी किए हैं, क्यों ले गए हैं, कुछ पता ही नहीं है। कोई वो गलत काम करता नहीं है। छोटा भाई है मेरा, गलत काम वो करता नहीं है। हाँ, वो पॉलिटिकल पार्टी कुछ है एसडीपीआई करके, उसमें वो कार्य करता है, कुछ करता है और अच्छे काम करता है। बाकी ये क्या हिसाब से वो मुझे भी पता नहीं है। ठाणे की तरह मुंबई, औरंगाबाद, सोलापुर, नांदेड़, अमरावती और पुणे से तकरीबन 40 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये पूरा ऑपरेशन सेंट्रल एजेंसी की इनपुट पर राज्य की लोकल पुलिस ने अंजाम दिया है। जो सरकार के पास पिछले 2-3-5 सालों से लगातार इसकी तफ्तीश चल रही है, उसमें जिस प्रकार के एविडेंस आए, उन एविडेंस के आधार पर यह कार्रवाई चल रही है। इसके ऊपर एजेंसीज सही वक्त पर पूरा खुलासा करेगी। इसके पहले 22 सितंबर को महाराष्ट्र एटीएस 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। एटीएस ने नांदेड़ से एक और गिरफ्तारी की है, नाम है आबेद अली। आबेद महाराष्ट्र का सचिव बताया जाता है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र पीएफआई को आरएसएस के नागपुर मुख्यालय और दशहरा पथ संचलन की जानकारी इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस सूचना के बाद नागपुर पुलिस ने संघ मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी है। आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी का विषय है और सभी को इसमें बोलने में कोई संदेह नहीं है कि एक ये बहुत महत्व का वाइटल इंस्टॉलेशन है और पहले भी शहर में या दूसरे जगह पे कुछ प्रकार के अटेम्प्ट्स हुए हैं। उसको ध्यान में रखते हुए बहुत कड़क व्यवस्था की गई है और हम पीरियोडिकली उसकी सिक्योरिटी ऑडिट करते रहते हैं। किसी भी प्रकार की अपवादात्मक घटना नहीं होगी, इसके लिए पुलिस दल पूरी तरीके से तैयार है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई का जाल पूरे देश में पिछले कई सालों में तेजी से फैला है और यही वजह है कि पीएफआई हमेशा से एजेंसियों के रडार पर रही है। एजेंसियों को शक है कि सिमी पर पाबंदी लगाए जाने के बाद उससे जुड़े लोग पीएफआई में शामिल होकर हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए देश में कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं। इसीलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की इस कार्रवाई को पीएफआई पर पाबंदी लगाने की पूर्व तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट और कैमरामैन अशोक माटी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
तो बात है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के इंदौर में युवा कई दिनों से भर्ती सत्याग्रह कर रहे हैं। आज से 5 बेरोजगारों ने रिले अनशन शुरू कर दिया है। छात्रों की मुख्य मांग है कि 3 सालों से 55 में से 44 महकमों में करीब 3 लाख पद खाली हैं। वैसे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राज्य सरकार ने एक बार फिर से 1 लाख से ज्यादा सरकारी भर्तियां निकालने का ऐलान किया है। 1 साल में कम से कम 1 लाख भर्तियां सरकारी की जाएंगी। बैकलॉग के पद भरने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये रोजगार की गारंटी जो मैंने कही। ये ऐलान 30 अक्टूबर को हुआ था पिछले साल। भूखे भजन ना होए गोपाला, काम धंधा तो चाहिए, रोजगार तो चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए रोजगार? अरे सब बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? जिंदगी बिना रोजगार के नहीं चल सकती और इसलिए इस महीना भी रोजगार, हर महीना एक दिन रोजगार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। फिर फरवरी 2022 में सरकार आगे बढ़ी, सीधे रोजगार दिवस का ऐलान किया, वो भी हर महीने। जन की है यही पुकार, रोजगार रोजगार, जन की है यही पुकार, रोजगार रोजगार। फिर भी इंदौर में ये बेरोजगार छात्र 7 दिनों से भर्ती सत्याग्रह पर हैं। हाथ में तख्ती लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को ढूंढ रहे हैं। मेरे कई साथी ऐसे हैं जो आज जो है तैयारी छोड़कर अपने घर को जा चुके हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। उनके पेरेंट्स ने बोल दिया बेटा बहुत हो गया, 3-4 साल से पढ़ रहे हो, अब तो घर आ जाओ, हम खर्चा नहीं दे सकते। तो जो सपना लेकर आए थे हम गवर्नमेंट जॉब का, वो सपना हमारा टूटता जा रहा है। हम रिजल्ट का वेट करते रह जाते हैं, हम वैकेंसी का वेट करते रह जाते हैं, लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है उसके नाम पर। तो बहुत बुरी कंडीशन हो गई है। 2017 में पिछली बार MPSI हुआ था, उसके बाद से कोई नोटिफिकेशन तक नहीं आया है। बार बार व्यापम के कैलेंडर में शो तो होता है, लेकिन वो कैलेंडर ही कैंसिल कर दिया जाता है और अभी तो पिछले 2 सालों से वो भी नहीं आया हुआ है। हर पार्टी के घोषणा पत्र में, भाषणों में बेरोजगारों का जिक्र होता है। मुख्यमंत्री हर महीने इसका राग भी छेड़ते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अलग से पद देने हैं। सरकार के ही 55 में से 44 विभागों में 3 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। अकेले स्कूली शिक्षा विभाग में 87,630 पद खाली हैं। स्वास्थ्य विभाग में 14,313 पद खाली हैं। कृषि विभाग में 4,634 पद खाली हैं। छोटी छोटी 3 कहानियां और सुन लीजिए। 2018 में सरकार ने नौकरी दिलाने के लिए एक निजी कंपनी से करार किया। शर्त थी 10 साल में 11,80,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक सिर्फ 11,680 बच्चों को नौकरी मिली। 3 साल में कंपनी ने सिर्फ दफ्तर संवारा। वैसे सरकारी ऑडिट में पता लगा कि 4,421 युवाओं को ही नौकरी मिली। 4 करोड़ 17 लाख रुपए का भुगतान हो गया। दूसरी कहानी, सरकारी एजेंसी सेडमैप ने पंचायती राज विभाग के 1,144 पदों के लिए बेरोजगारों से आवेदन मंगवाए। 1,17,000 बेरोजगारों ने 650 रुपए प्रति आवेदन यानी 7 करोड़ 60 लाख रुपए दे दिए। 11,000 छात्रों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। अब घोषणा हो गई कि भर्तियां निरस्त हैं। तीसरी कहानी, लोक सेवा आयोग ने 8 साल बाद आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की परीक्षा ली। संविदा कर्मियों को बोनस नंबर दिए। कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रश्न पत्र के क्रमांक पर व्हाइटनर लगा मिला। सेंटर पर CCTV कैमरे भी नहीं थे। ऐसे में इन्हें गड़बड़ी की आशंका है। ऐसे में इन युवाओं को सत्याग्रह के लिए जुटना पड़ा। सबका दर्द अलग। कोई आर्थिक तंगी से परेशान है तो कोई शादी होने और बच्चा होने के बाद भी बेरोजगार है। मगर सबकी उम्मीद यही है कि सरकार जागेगी और उनकी नौकरी लगेगी। काश ऐसा ही हो। देश में कई सरकारें अब इश्तिहार से ही चलती हैं। ऐसा ही एक इश्तिहार मध्य प्रदेश में बार बार चुनावी घोषणा पत्रों में आता है, अखबारों में आता है कि 1 लाख से ज्यादा सरकारी पद भरे जाएंगे। चुनाव का मौसम है तो इश्तिहारों की तादाद बढ़ती जाती है, लेकिन रोजगार नहीं मिलता और युवा सड़क पर ही रहने को मजबूर हो जाते हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और इंदौर से समीर के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 6 फुट गहरे गड्ढे में दफन एक शख्स को बचाया है। पुलिस के मुताबिक बचाए गए शख्स कुछ दिनों पहले कुछ पुजारियों के संपर्क में आया था
उन पुजारियों ने इस व्यक्ति को बहला फुसलाकर कहा था कि अगर वो जमीन के अंदर समाधि ले ले तो उसे सिद्धि प्राप्त होगी, और इस व्यक्ति ने पुजारियों की बात मान ली और जमीन में दफन होने के लिए तैयार हो गया। पुलिस ने सूचना मिलते ही इस शख्स को बाहर निकाला और पुजारियों को जेल भेज दिया। श्री राम भारतीय कला केंद्र में इस साल की राम कथा शुरू हो गई है। इस नृत्य नाटिका दिल्ली में काफ़ी ये मशहूर है। कोरोना काल की वजह से 2 साल से इसे ऑनलाइन भी किया गया, लेकिन इस बार ये पूरी तरह मंच पर लौट आई है। ये एक अनूठी रामलीला है जिसका कलात्मक पक्ष सबको लुभाता है। इस साल ये रामलीला 22 अक्टूबर तक चलेगी। कि राम ने बहुत प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके फिर उनका राज्य विकसित हुआ। कोशिश कर रही है कि जो राम ने अन्य प्रॉब्लम्स को उद्धार किया, वही हमने प्रयत्न किया है कि स्टेज में भी वैसे दिखना है। राम ने एक ऐसा रास्ता बनाया जिससे आज इतने लोग आते हैं, क्योंकि उनको देखते हैं कि राम एक रास्ता बताते हैं जिससे वो चल सकते हैं। और जो लोग बार बार आते हैं, 4 जनरेशन से लोग आ रहे हैं।